हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित हाजिर हूँ आपके सामने वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, ये स्केलर और टेंसर्स के साथ में किस हिसाब से अपना जो है रिप्रेजेंटेशन रखवाते हैं, और जो हमने साथ में बात की वेक्टर्स के बारे में कि जो है इनके प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं। एक बात मैं याद दिलवाना चाहूँगा जरूरी रूप से, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें हमने कहा है कि वेक्टर सदिश वो राशियाँ हैं जो एल्जेब्रिक लॉज, बीजगणितीय लॉ का पालन नहीं करती। मतलब यहाँ पर 2 और 2 4 होना जरूरी नहीं है। ये कौन से नियमों का पालन करती है उसको पढ़ने के लिए पहले हमें वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है। तो हम वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं। पहला टॉपिक आज का वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। हमने परिभाषा जब बताई थी सदिश की, तब भी रिप्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रूप में रखा था। पहला जो टाइप है वो होता है बीजगणितीय निरूपण। अंग्रेजी में बोलूं तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा जो टाइप है वो होता है ज्यामितीय निरूपण। अंग्रेजी में बोले तो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। कैसे दोनों रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको मैं एक उदाहरण से लेना चाहूंगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कहीं पर कोई बल है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बोला बल है, फोर्स है, तो मैंने बल या फोर्स का जो चिन्ह लिया F, उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा दिया। ये तीर का चिन्ह लगाना ही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। किताब में जब आप किसी चीज को पढ़ोगे तो किताब में साथ में लिखा हुआ नहीं होगा या बताने के लिए नहीं आएगा कोई कि ये सदिश है कि अदिश है। ये बताने के लिए या ये पता लगाने के लिए हमने एक कोड बनाया हुआ है कि जिस राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा हुआ हो वो सदिश राशि है, जिस पर तीर का चिन्ह नहीं लगा हुआ हो वो अदिश राशि, ठीक है। तो अगर आपने किसी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया तो वो सदिश, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए मैंने कहीं पे बल को मेजर किया प्रयोग के द्वारा, मुझे पता चला जो बल है वो मेरा 6 न्यूटन पश्चिम में है। अंग्रेजी में बोलूं तो 6 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन या टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन है। ओके भाई, आप देखोगे कि इसमें परिमाण भी है, संख्या और मात्रक, दिशा तो खैर है ही। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को आप इस तरीके से दिखा रहे हो तो उसका ये जो परिमाण है सिर्फ 6 न्यूटन जो है उसको 2 तरीके से लिखा जाता है। या तो सिंपली F, ज्यादा फास्ट लैंग्वेज में लिखना होता तो F। ज्यादा सही तरीका इसका एक और है, जो F वेक्टर है उसके दाएं बाएं मोड के चिन्ह लगा दिए। तो दाएं बाएं अगर आपने इसके मोड का चिन्ह लगा दिया, 2 डंडे अगर सीधे खड़े कर दिए लेफ्ट और राइट में, तो ये भी परिमाण है। और ये परिमाण कितना है हमारी भाषा में 6 न्यूटन। इसकी जो दिशा है ये, इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो इसके ऊपर एक F के ऊपर टोपी का चिन्ह लगा दिया जाता है, कैप बोला जाता है, F कैप। F कैप का मतलब है पश्चिम। अंग्रेजी में बोले तो इन वेस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट। तो कोई भी भौतिक राशि को, सदिश को बीजगणितीय रूप से निरूपित करने का तरीका क्या है। लेट्स सपोज कोई क्वांटिटी थी A, कोई भौतिक राशि थी, कोई फिजिकल क्वांटिटी थी A, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाओ। पहला, उसका परिमाण कितना हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा,
ए वेक्टर का मोड या ए, उसकी दिशा कितनी हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए कैप। महत्वपूर्ण बात है, ए वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो आप बीजगणितीय निरूपण जहां पे लिख रहे हैं, बीजगणितीय निरूपण के नीचे मेरी तरफ से एक लाइन जरूर लिख लीजिए। किसी सदिश भौतिक राशि को बीजगणितीय रूप से निरूपित करने के लिए उसके चिन्ह के ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए ए वेक्टर, टू रिप्रेजेंट algebraically any vector quantity, we draw sign of arrow on its symbol. For example, a vector, इसका परिमाण मोड ए वेक्टर, या ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी दिशा को ए कैप से प्रदर्शित किया जाता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोड ए वेक्टर और ए, एंड इट्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ये आपके सामने बीजगणितीय निरूपण और उसका देखिए एक एग्जांपल दिया गया। अब यही काम मेरे को ज्यामिति में करना है, यही सेम उदाहरण ज्यामिति में होता तो क्या सकते। सबसे पहले इसको करने के लिए हम नक्शे वाला एक डायग्राम बनाते हैं। नक्शे में आपको पता होगा, मैप में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट। ठीक है, ये तो हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया। हमारा बल कौन सी दिशा में है, वेस्ट दिशा, पहचान में आ जाना चाहिए। अब आपका बल है कितना, 6 न्यूटन। आप एक 6 न्यूटन के लिए एक लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई 6 न्यूटन के बराबर हो। लंबाई तो सेंटीमीटर होगी, न्यूटन कैसे होगी। मान लो आप पैमाना मान लोगे, स्केल मान लोगे, मान लिया 2 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो आप 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचने वाले। आपने ऐसा मान लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन, तो आप 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचने वाले हो। मतलब जितने न्यूटन का ये है उसको एक पैमाना मान करके एक आप लाइन खींचने वाले। तो मैं एक साइड में मान लूंगा कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पैमाना है, ये मेरा स्केल है। ठीक है, मैंने स्केल मान लिया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा। कितनी लाइन, 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर पश्चिम दिशा में खींची और उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया। तो ये मेरा एफ वेक्टर बन गया। इस एफ वेक्टर की कहानी क्या है, इसकी जो लंबाई है, मेरी भाषा में लेंथ या लंबाई, ये फिजिक्स की भाषा में परिमाण या मैग्नीट्यूड है। और ये जो तीर है ये इसकी दिशा है, ये इसकी डायरेक्शन है। बात खत्म। तो आप ज्यामितीय निरूपण के नीचे एक लाइन लिखेंगे, किसी सदिश को ज्यामितीय रूप से निरूपित करने के लिए उसकी परिमाण के बराबर लंबाई की रेखा खींची जाती है तथा उसकी दिशा में उस पर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। ओके, अब ये जो सदिश बन गया, ये तो एक बल के लिए मैंने बताया। मान लो कोई और उदाहरण लेता हूं मैं, मान लो मैंने एक बना दिया, कोई और उदाहरण, एक और उदाहरण ले लिया। आप पॉज करके इस उदाहरण को जरूर बना लीजिएगा। एक और उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास तो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड देखा था कि आपको भी शुरुआत में पता नहीं होगा, आगे मालूम होगा। तो 4 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है,
ये मेरे पास में एक कोण उदाहरण मैंने दिया। ये रहा मेरे पास में डायग्राम वापस से। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी थी? ये वाली। मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 1 2 3 4, और इसके ऊपर लिख दिया वेक्टर, बढ़ गया, हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो लंबाई है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन तो पता ही है। ओके, इसके दो बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पीछे वाले बिंदु को कहते हैं टेल और इसको कहते हैं टिप। ये दोनों बिंदु जो मैंने टेल और टिप कही हमारे लोकल लैंग्वेज के नाम है, ना तो ये हिंदी के नाम है ना इंग्लिश के नाम है, ये लोकल लैंग्वेज के नाम है टेल और टिप। हम इनको इसी भाषा में यूज करेंगे, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, टेल और टिप से जानेंगे। अगर हिंदी में इसके पूरे नाम लिखना हो तो इसका नाम होता है प्रारंभिक बिंदु, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। वैसे तो टेल भी अंग्रेजी का नाम है, मगर ओरिजिनल अंग्रेजी में जो इसका फिजिक्स की भाषा में जो ओरिजिनल नाम होना चाहिए वो है इनिशियल पॉइंट, मगर हम बातचीत के लैंग्वेज में इसको टेल ही बोलेंगे। जो टिप है उसको बोला जाता है अंतिम बिंदु या शीर्ष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट और हेड। ठीक है, ये इनके नाम है टेल और टिप। ये बड़े महत्वपूर्ण से नाम हमारे पास में हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरा वाला उदाहरण भी जो है इसके नीचे नोट करें। नेक्स्ट, इसी बिंदु पर मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने और जो है डालना चाहूंगा, ध्यान देना। छोटा सा टॉपिक निरूपण के अलावा। मान लीजिए मेरे पास में अभी मैंने एक पहला उदाहरण पढ़ाया था जिसमें बल मैंने इधर बनाया था, अब मैंने वेग उधर बनाया ना। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में कोई कोण पूछे, एक पश्चिम दिशा और एक उत्तर पूर्व दिशा, तो आपको 135 डिग्री का कोण डायग्राम में दिख जाता है। मगर जब आप अभी तो इनकी दिशा क्लियर है, तो खाली वेक्टर का चित्र ही आपके सामने हो, उस पर दिशा लिखी भी नहीं हो, तब उसकी दिशा कैसे निकालते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जो सदिश होते हैं उनके बीच कोण कैसे निकलता है। दो सदिशों के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। ये दोनों की टेल एक जगह पर है, इसको टेल टू टेल बोलते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स की टेल एक जगह पर है तो डायरेक्ट एंगल निकल जाएगा। अगर दोनों वेक्टर्स का टिप एक जगह पर है तो भी डायरेक्ट एंगल निकल जाएगा। महत्वपूर्ण बात एक और याद रखना, जो दो वेक्टर्स के बीच का जो कोण होगा वो हमेशा 180 डिग्री से बराबर या छोटा ही होगा, कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। आप 200 डिग्री, 360 डिग्री, 240 डिग्री नहीं सोच सकते। जैसे अगर ये अंदर वाला 120 डिग्री है तो बाहर वाला 240 डिग्री हो जाएगा। मगर कोण जो होगा सदिशों के बीच का वो हमेशा जो है 180 से कम वाला मान ही देखना है। ठीक है, नेक्स्ट खतरनाक बात है ये, अगर एक का टेल और एक का टिप मिला हुआ इसको बोलते हैं टेल टू टिप या टिप टू टेल। ऐसी कंडीशन में अगर आप ये कोण नाप रहे हो तो आप गलत नाप रहे हो, ये सही था, ये सही था। अगर ऐसी स्थिति में कोण नापना है तो कैसे नापना है, ये थोड़ा सा आगे डॉट 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 लाइन बनाओ और ये सही।
ठीक है। तो सदिशों के बीच एंगल हमेशा टेल टू टेल या टिप टू टिप निकाला जाता है। अगर टिप टू टेल या टेल टू टिप हो तब क्या किया जाता है, इस एक को आगे खींचना, मन में आगे खींचना, उसके बाद वो उनके बीच का नापा जाता है। इसको आगे खींचने का मतलब टेल टू टेल बनाया जाता है। दोनों इसको आगे आप मन में आगे खींचना तो अगर यहाँ तक पहुंचेगा तो दोनों की टेल एक जगह बदलेगी तो ये वाला ओरिएंटेशन बनेगा टेल टू टेल। तो दो सदिशों के बीच एंगल हमेशा टेल टू टेल या टिप टू टिप निकाला जाता है। अगर टिप टू टेल या टेल टू टिप हो तो एक जने को स्लाइड भी करना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये जो है एंगल वाले डायग्राम भी साथ में बना लीजिए। राइट वाले सही हैं, रॉन्ग वाला गलत है, वैसे अपने को नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जब लेकर के आएंगे हम, तो हम सदिश जिन जोड़ बाकी गुणा भाग के स्पेशल नियमों का पालन करने वाला है उनकी बात करेंगे, मगर वो अगली वीडियो में।